Hello dear student, my name is Avinash Kishore. Your avian sir is again present with a new chapter fluid mechanics. क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मतलब क्या है पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड इज एनीथिंग दैट फ्लोज। अब ये फ्लो क्या होता है, फिजिक्स में फ्लो का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। तो मैंने कहा फ्लूइड इज एनीथिंग दैट फ्लोज, इज अ मटीरियल that flows, material that flows। ठीक है, अब फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो का मतलब टेक्निकली समझते हैं क्या है। देखो, अगर एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। अगर एक ग्लास प्लेट के ऊपर ऐसे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड रख दो, लिक्विड का ड्रॉप रख दो ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर आप टिल्ट करेंगे, तो टिल्ट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस लिक्विड की शेप जो है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते रहेगी, ठीक है ना। इसकी डिफॉर्मेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इस डिफॉर्मेशन जो इंक्रीज हो रहा है लगातार, उसी को कहते हैं फ्लो। अब उसको फिजिक्स के टर्म में शियर से बताते हैं, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। शियर स्ट्रेन goes on increasing, इसी को कहते हैं फ्लो रेट। व्हाट इज फ्लो? फ्लो इज द इंक्रीजिंग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अभी शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस, ये सॉलिड के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि देखो ये प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखते हैं इस पॉइंट को। अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए एक सॉलिड, ठीक है, और इस सॉलिड को आप टेंजेंशियली फोर्स लगा के खींचेंगे ऐसे, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स यहाँ से हटा दिया जाए, वैसे ही वापस ये शेप को रीगेन करने के लिए एक और फोर्स इधर डेवलप कर लेता है, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और ये शियर स्ट्रेस में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये टेंजेंशियल है। ये सब टेक्निकल टर्म है जो सॉलिड के चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो सॉलिड में ये प्रॉपर्टी होती है कि शेप को रीगेन कर सके, जिसके कारण ये जो डिफॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे वो वापस रीगेन हो जाएगा। पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी फ्लूइड्स में नहीं होता है। फ्लूइड्स क्या होता है? जिसमें डिफॉर्मेशन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, यहाँ पे mg लग रहा था, जैसे आपने टिल्ट किया, इस mg का एक कंपोनेंट आ गया होगा इधर, लेट्स से mg sin थीटा आ गया होगा। अब ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा, मतलब वापस इसको रीगेन करने वाला कोई फोर्स डेवलप नहीं कर रहा है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है लिक्विड में। तो उसके कारण क्या होता है कि शियर स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो फ्लो करने लग जाता है। अब लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा, तो शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा। तो क्योंकि यहाँ शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, इसीलिए उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज करता रहता है। मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचो, पर आप अपने तरफ खींच रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट खुद भी आपके तरफ उतने ही रेट से चलना शुरू कर दिया, है ना। सपोज अपने फ्रेंड को आप खींचे हो, लेकिन वो फ्रेंड भी आपके तरफ दौड़ना शुरू कर देते, तो आपको वो उस फोर्स का इफेक्ट फील ही नहीं होगा। तो इसी फोर्स का जो इफेक्ट है उसको नलिफाई करने के लिए लिक्विड अपनी शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। इसीलिए लिक्विड की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसकी शियर स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होती है आइडियल में, मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेन डेवलप नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, लिक्विड कंटिन्यूअसली शेप चेंज करता रहता है। कब? अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स आ जाए तो। इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको दिखाता हूं
कि कभी भी आप ग्लास में पानी भर के आप इसमें वाटर भर दो ऐसे, ठीक है, और इसको आप टिल्ट कर दें ऐसे, टिल्ट कर दें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लिक्विड का सरफेस है वो टिल्ट नहीं होता, वो ऐसे ही रहेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा। कारण समझाता हूँ। अभी इसके सरफेस पे क्या फोर्स डेवलप हुआ था, क्या था यहाँ पर mg फोर्स डेवलप था, है ना, यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर mg फोर्स था। अब अगर आप इसको टिल्ट करते हैं, मान लीजिए ये भी टिल्ट हो जाता, लेट से ऐसा हो के जाता, ये भी टेढ़ा है, ऐसे हो जाता, तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पर इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए लिक्विड को फ्लो करना चाहिए, पर आपने जगह ही नहीं बनाया है, वॉल्स ऑफ द ग्लास उसको रोक के रखा हुआ है। तो क्योंकि ये इस शेप को अब चेंज नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये टेढ़ा भी नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ताकि mg सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहे और उसका कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग ना आए। ठीक है, तो इस डिस्कशन से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन इज, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। कंक्लूजन इज, हाँ, कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कंक्लूजन, आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इस फोर्स का इफेक्ट खत्म करने के लिए लिक्विड अपने आप ही शेप को चेंज करता रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन आइडियल फ्लूइड नो टेंजेंशियल component of force along its surface. ठीक है, तो all forces या resultant of all forces, I must say, resultant of all forces that present on surface of liquid should be perpendicular to free surface। ठीक है, जो सरफेस खुला हुआ है ना, उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही नेट फोर्स होना चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स डेवलप नहीं हो सकता। और ये सारी कंडीशन अंडर स्टैटिक कंडीशन ट्रू है। अंडर स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब लिक्विड फ्लो नहीं करना चाहिए, बहाव नहीं होना चाहिए, जैसे पाइप में फ्लो होना शुरू हो जाता है, उस समय ये सब चीजें नहीं चलेंगी, रुका होना चाहिए। और जब आप टिल्ट करें या कोई भी फोर्स लगाएं उसमें, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। मान लो एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का रिजल्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आने वाला। आइडियल में, आइडियल का मतलब क्या है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए लेयर्स ऑफ द लिक्विड में। ठीक है, तो ये हो गई फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड की बात, ये इंट्रोडक्शन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड इज एनीथिंग दैट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। व्हाट इज फ्लो? द shear रेट। shear रेट मतलब क्या है? shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन का जो रेट है, shear स्ट्रेन क्या होता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो चेंज आए शेप का, दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेन। ठीक है ना, ये जो थीटा एंगल है, इसी को कहते हैं shear स्ट्रेन। तो tan थीटा जो आता है उसको कहते हैं shear स्ट्रेन। ठीक है, डिटेल आप पढ़ लेना, सॉरी चैप्टर में आता है। तो shear स्ट्रेन अगर लगातार बढ़ता जाए तो उसको बोलेंगे फ्लो। फ्लूइड यानी कि गैस और लिक्विड में ऐसी प्रॉपर्टी है
कि सरफेस के अलोंग कोई भी रिस्टोरिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। जैसे सॉलिड में डेवलप हो जाएगा, वापस इसको शेप रीगेन करने में हेल्प करता है, ऐसी चीज लिक्विड और गैसेस में डेवलप नहीं होते। ठीक है, इसीलिए फ्लूइड फ्लो करता है और जो भी फोर्सेस होंगे उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए ही वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। ठीक है ना, यही कंक्लूजन निकालना है यहाँ पे। तो अब शुरू करेंगे फ्लूइड का प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो सबसे पहले है डेंसिटी समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको समझना होता है। सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे रो से। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? देख लो, एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर क्यूब मतलब पर सीसी। ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट नोट कर लेना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको लर्न करके रख लेना है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अलग टेम्परेचर पे अलग डेंसिटी होगी। ठीक है, और 0 to 4 पे वाटर की एनोमलस बिहेवियर होती है। अब लिक्विड अगर मिक्स किया जाए तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब अगर मिक्सिंग इस तरह से की गई है, केस 1 कि इक्वल मास मिक्स किया गया। ठीक है ना, इक्वल मास मिक्स किया गया। तो कंटेनर है ऐसे, इसमें लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, इसको मिक्स कर रहे हैं, अलग डेंसिटी ρ2 से। तो आपको बताना है कि ये मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो। तो कैसे इसको अप्रोच करते हैं? जो नहीं गिवन है उसको, जो चीज के बारे में जानकारी दिया है ना, उसी को x मान लो। तो लेट x मास क्या लिया मैंने? x kg, इसका भी x kg ले लिया। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इस फॉर्मूले से देखो, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम इनको जोड़ दो, तो x बाई ρ1 प्लस x बाई ρ2। और टोटल मास क्या हो गया? 2x। तो टोटल मास इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, है ना। तो 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2। x और x कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम ले लो, चल जाएगा ऊपर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 2 ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2। इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगाना है? व्हेन इक्वल मासेस आर मिक्स्ड। करेक्ट। अब केस 2 लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड। ठीक है, बराबर वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, तो वही है ρ1 ρ2।
तो मैंने क्या कहा, जो दिया जाए इक्वल उसी को x मान लो। तो लेट वॉल्यूम मिक्स इज x एंड x। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मास क्या लोगे, फॉर्मूले से देखो, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 2x, टोटल मास इक्वल्स टू ρ1x प्लस ρ2x। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम, नहीं टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है देखो, तो ρ1 और ρ2, x कॉमन ले लिया मैंने, बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 2x, x और x कैंसिल हो गए। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। जब इक्वल मास मिक्स करोगे तो 2 ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2, जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। इसमें आएगा अरिथमेटिक मीन, इसमें आएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब मान लो ना इक्वल मास है ना इक्वल वॉल्यूम है, तो फिर वो रेशियो दे देंगे 2:3 रेशियो ऑफ वॉल्यूम आर मिक्स, 2:3 रेशियो ऑफ मास मिक्स, 1:3 मिक्स, या फ्रैक्शन दिया रहेगा। तो जो भी मास रेशियो या कुछ भी दिया जाए वॉल्यूम रेशियो, उसमें उसको x ले लेना। तो जैसे मान लो 2:3 मास के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, तो मास यहाँ 2x होगा, यहाँ 3x होगा, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर टोटल वॉल्यूम बाय टोटल मास करोगे तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकल आएगा। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट देख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को RD भी लिख सकते हैं। अगर वाटर के रिलेटिव किसी की भी डेंसिटी आप स्टडी करते हो तो वो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जांपल, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 10.2, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर बनेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू 10.2 ग्राम पर सीसी। या फिर अगर SI में लिखना हो तो ये हो जाएगा 10.2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी की कहानी है। ठीक है, उल्टा दिया जाए, अगर डेंसिटी दे दिया जाए और पूछा जाए रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो आप इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर आने वाला है जब मैं बॉयंसी पढ़ाऊंगा, वहां पे फिर से रिलेटिव डेंसिटी की बात होगी। तो कभी भी RD दे दिया जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसी को बोल सकते हो आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अगर लिखा मिले ना तो उसकी भी वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट। तो सेम चीज आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 10.2 है तो इसका मतलब हो गया 10.2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म में जो जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर समझते हैं, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है देखते हैं।
प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, फोर्स बाय एरिया। आपने सुना होगा कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डाउट यहां से शुरू होता है कि फोर्स एक वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर ही माना जाता है, तो वेक्टर बाय वेक्टर स्केलर कैसे हो गया? क्या वेक्टर वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं? ऐसा नहीं, क्यों है इसको बोलते हैं स्केलर, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं एसआई यूनिट इज पास्कल, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ये स्केलर क्यों है, इसको समझते हैं। देखो ये जो सरफेस है ना, सरफेस, इस सरफेस पे अगर फोर्स लगा रहे हो इस तरह से ऐसे F, और इसका एरिया ले रही हो A, तो ये फोर्स F बाय A प्रेशर डेवलप नहीं होगी। यहां पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स लिए जाएंगे यूं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये पैरेलल कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही प्रेशर डेवलप करेगा। किसके परपेंडिकुलर? तो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, एरिया की सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गया? परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। Because this is a component, so it has got just magnitude. डायरेक्शन बार बार थोड़ी बोलेंगे, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब वो कंपोनेंट है, फिक्स है वो कंपोनेंट। तो क्योंकि ये स्केलर हो गया, क्योंकि ये कंपोनेंट है, इसलिए प्रेशर भी स्केलर होगा। तो इससे कंक्लूजन बड़ा बढ़िया निकल के आ रहा है कि अगर मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करूं, अगर मुझे प्रेशर पता है पहले से, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो वो फोर्स देगा, है ना। तो इसको कहेंगे प्रेशर का फोर्स, प्रेशर फोर्स, प्रेशर के कारण फोर्स डेवलप हुआ। तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा। इसका मतलब प्रेशर का फोर्स, प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, टू सरफेस, ठीक है। और देखो, और ये जो फोर्स है वो सरफेस को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। लिक्विड का जो फोर्स है, पहले मैं लिक्विड के बारे में बात करता हूँ। लिक्विड देखो, लिक्विड के अंदर देखते हैं ना, ये लिक्विड है ऐसे। अब अगर इसमें कोई भी सरफेस ले लो, ऐसे कोई सा भी सरफेस ले लो, यूं टेढ़ा सा ले लिया, ठीक है, और इसमें आप प्रेशर का फोर्स निकालना चाहते हो, तो प्रेशर का फोर्स, जो फोर्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और हमेशा दबाने की कोशिश करेगा, कंप्रेसिव, ठीक है, वो दबाएगा, इनवर्ड लगेगा, कभी भी उसको इलोंगेट नहीं कर पाएगा, वो आउटवर्ड नहीं लगेगा। प्रेशर का फोर्स हमेशा सरफेस के इनवर्ड लगेगा और हर डायरेक्शन से लगेगा, क्योंकि अगर हर डायरेक्शन से नहीं लगेगा तो फिर इस पर एक नेट फोर्स, नॉन जीरो फोर्स हो जाएगा, तो फिर तो लिक्विड मूव करना चाहिए वो पार्टिकल, पर ऐसा नहीं होता। आप कंटेनर में लिक्विड भरोगे तो वो जो मॉलिक्यूल है वो वहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हर जगह से फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया? प्रेशर का फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा और एंड इट टेंड्स टू कंप्रेस द सरफेस, ठीक है, सरफेस को हमेशा कंप्रेसिव तरीके से लगाएगा, वो दबाएगा, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन ऑल सरफेस, ऑल डायरेक्शन, इट एक्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, सभी डायरेक्शन से एक्ट करने वाला है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि लिक्विड में जो प्रेशर का फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सारे डायरेक्शन से लगेगा और हमेशा इनवर्ड लगेगा, दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा। किसी भी लिक्विड के अंदर
प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा। तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। और ये सारे केसेस जो हैं वो अनएसेलरेटेड वेसल में, ठीक है ना, वेसल एसेलरेटेड नहीं है, अनएसेलरेटेड वेसल। तो देखते जाओ, ये है कंटेनर, कंटेनर के अंदर यहाँ है लिक्विड, लिक्विड की है डेंसिटी रो, ठीक है। और इस कंटेनर का जो एरिया है वो है ए, ठीक है, ए है। मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, इनके बीच का। तो मैं इसको ले लेता हूँ पॉइंट एक्स और इसको ले लेता हूँ पॉइंट वाई, और इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है h, ठीक है। तो इनके बीच का प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा ये पता करते हैं। तो चलो ये रेफरेंस मान लो, और यहाँ से y डेप्थ नीचे जाकर एक dy एलिमेंट निकालते हैं, dy, ठीक है, ये dy निकालते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसकी तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो लेयर ना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि अनएसेलरेटेड है, एसेलरेशन तो हो ही नहीं रही है कंटेनर की। तो यहाँ पे फोर्स किसके कारण होगा, यहाँ पे इस पूरे सरफेस में किसके कारण फोर्स डेवलप होगा, प्रेशर का फोर्स। तो यहाँ का प्रेशर मान लो P है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर है P और एरिया क्या है A। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। डायरेक्शन किधर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, किधर होगा, इनवर्ट, दबाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हो गया प्रेशर का फोर्स, ठीक है। और ये कितना है, प्रेशर इनटू एरिया। अब मान लो इस लेयर से इस लेयर में पहुंचे और प्रेशर जो है वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, dt से बढ़ गया, ठीक है। तो पहले P था, अब P प्लस dt हो गया। तो फोर्स क्या होगा, वही होगा इनटू एरिया, पर डायरेक्शन किधर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर और इनवर्ट। तो परपेंडिकुलर और इनवर्ट कैसा होता है, ऐसा होता है, यूं, ठीक है, ऐसा दिख रहा। और कोई फोर्स, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको mg लग रहा होगा, लेकिन m ये छोटे से लेयर की बात कर रहे हो तो dm ले लिया मैंने इनटू g। तो f अप शुड बी इक्वल्स टू f डाउन as acceleration इक्वल्स टू 0। तो अप फोर्स क्या है, देखो ये वाला, तो p प्लस डी पी इंटू ए। डाउन फोर्स क्या है, ये और ये, P इंटू ए प्लस डी एम इंटू जी। अब इतने येलो कलर वाले जो लेयर है उसका मास क्या होगा, मास लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखोगे, तो वॉल्यूम लिखोगे एरिया इंटू हाइट, और हाइट क्या है, dy, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू विड्थ dy, ठीक है, एरिया इंटू विड्थ, ओके। तो प्रेशर इंटू एरिया, dp इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये यहाँ से लिखो रो a dy इंटू जी। तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी एरिया और एरिया कैंसिल हो गया। तो क्या लिखोगे यहाँ से, जल्दी से लिखो, जल्दी फटाफट बताओ, कम ऑन। तो dp इज इक्वल्स टू रो जी डी वाई, रो जी डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करो, जब y की वैल्यू x थी। प्यारे बच्चों,
जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो x पे प्रेशर Px था, और जब आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ, तो कितना हाइट चले गए, h, है ना। y तक पहुँचते पहुँचते हाइट कितनी हो गई, h, यहाँ लिख दिया आपने h, और वहाँ का प्रेशर क्या है, Py। तो कहने का मतलब प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू रो जी एच होता है। तो मैं ये डिराइव इसलिए कर रहा था ताकि मैं ये समझा पाऊँ कि जो रो जी एच है वो प्रेशर नहीं है, प्रेशर डिफरेंस है वर्टिकल में कोई दो पॉइंट के बीच का। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे लिखोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर लिखोगे पी वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। तो व्हाट इज पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस रो जी एच। तो मतलब किसी भी एक पॉइंट का अगर प्रेशर आपको पता है, तो वहां से वर्टिकली डाउन जाओगे तो रो जी एच टाइम्स प्रेशर बढ़ जाएगा। आया समझ में। तो ये वेरिएशन इन प्रेशर है वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसमें मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इन्वॉल्व करके बताता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसे देखेंगे इसको। देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर पूछा जाए तो वो डेल्टा पी था, रो जी एच इज डेल्टा पी। मान लो ये रो डेंसिटी की लिक्विड है और फ्री सरफेस से एच डेप्थ नीचे जाकर आपको प्रेशर निकालना है। तो एक प्रेशर एटमॉस्फेयर का भी होता है यहाँ, तो इसको बोलोगे P80, उससे रो जी एच एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया होगा। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स से A, तो प्रेशर एट A will be written as P80m plus रो जी एच, ठीक है। ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, और रो जी एच जो है वो केवल प्रेशर डिफरेंस है। तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि प्रेशर डिफरेंस सिर्फ रो पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा और एच पे डिपेंड करेगा। और एच कहाँ से लोगे, वर्टिकली डाउन फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस, सही है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस पर मैं बात अभी करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल में वेरिएशन कैसी होगी। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में क्या करना है आपको, देखो दो पॉइंट्स ले लिया, ये दोनों पॉइंट्स, इस पे मैंने एक सिलेंडर बनाया। तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स सेम होगा, क्योंकि आपने वर्टिकली सेम डेप्थ पे लिया है दोनों को, तभी तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो क्योंकि ये एक्सेलरेटेड नहीं है, अनएक्सेलरेटेड कंडीशन ले रहे हैं, तो अनएक्सेलरेटेड में F1 फोर्स शुड बी इक्वल्स टू F2 फोर्स। तो प्रेशर एट 1 इंटू एरिया शुड बी इक्वल्स टू प्रेशर एट 2 इंटू एरिया। तो एरिया और एरिया हो गया कैंसिल, तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट 2। तो कहने का मतलब है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल्स। क्लियर है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वेरिएशन हो गया, वेरी गुड, समझ आ गया इसमें। अब मैं कह रहा था कि कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक कंसेप्ट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स।
हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो अटपटा सा लगे, है ना, अटपटा सा लगे, लेकिन अगर आप उसको मैथमेटिकली या थ्योरम या कोई रूल से इसको आप देखेंगे तो वो सही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है देखते हैं। एक कंटेनर ऐसी है, एक कंटेनर बिल्कुल स्ट्रेट है और एक कंटेनर ऐसे टेढ़ा सा है, ट्रंकेटेड। ठीक है, नीचे का एरिया ऑलमोस्ट सेम है, तीनों का एरिया सेम है। तो जो मैंने 3 केसेस लिए हैं, इनमें सेम लिक्विड सेम हाइट तक भरा गया है। ठीक है, रो रो रो, ठीक है, तीनों का हाइट सेम है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेशर किस में ज्यादा होगा। अब हमें ये लगता है कि देखो इसमें लिक्विड ज्यादा भरा हुआ है एज कंपेयर टू बी, और सी में लिक्विड कम भरा हुआ है एज कंपेयर टू बी। तो इसका भार ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो पर यूनिट एरिया फोर्स ज्यादा लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए। बट द आंसर इज प्रेशर इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। कैसे हुआ ये? देखो, इसमें जो ज्यादा लिक्विड है ना, जो ज्यादा वजन है एज कंपेयर टू बी, उसको इस वॉल्स के नॉर्मल रिएक्शन जो मिलने वाला है, उसके जब 2 कंपोनेंट्स लिए जाएं, ऐसे 2 कंपोनेंट्स लिए जाएं, तो सभी वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो वर्टिकल वाले जब सब ऐड हो गए, तो जो mg नीचे लग रहा था उसको थोड़ा सा कम करने का काम कौन करने वाला है? ऊपर वाले कंपोनेंट्स। ठीक है, ऊपर वाले कंपोनेंट्स। तो ऊपर वाले कंपोनेंट्स सभी जुड़ जाएंगे और mg को थोड़ा कम कर देंगे, और उस mg का इफेक्ट उतना ही होगा जितना इसमें आ रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि कंप्लीट वर्टिकल लग रहा है ऐसे, और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो mg का ही फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, जिसके कारण प्रेशर डेवलप हो रहा है। और इसमें जो कमी हो रही थी mg के फोर्स के कारण, उसका 2 कंपोनेंट अगर लोगे ऐसे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, तो सभी के सभी ऐड होने शुरू हो जाएंगे। तो जो कमी हो रही थी mg का, जो वजन कम था, उसको इस कंपोनेंट ने बढ़ा दिया। तो जो इसमें कमी था वो वॉल्स के फोर्स ने बढ़ा दिया, जो इसमें ज्यादा था वो वॉल्स के फोर्स ने कम कर दिया, सो दैट इन दोनों का एक्चुअल इन्फ्लुएंस उतना ही हो जाए जितना इस बीच वाले का। तो कहने का मतलब है, आप कंटेनर का शेप चाहे जैसा भी ले लें, अगर आप हाइट सेम भरे हो तो प्रेशर भी सेम होगा। और प्रेशर कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम फ्री सरफेस और वर्टिकली डाउन लिया जाता है। ठीक है, तो मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे ऐसे, ठीक है, ये एंगल है थीटा और ये लेंथ है एल। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? इस जगह पे प्रेशर क्या होगा? डेंसिटी रो है, तो क्या रो जी एल लिखोगे? नो, आपको फ्री सरफेस से वर्टिकल हाइट लेना होता है, ये वाला हाइट। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एल साइन थीटा। तो इसको लिखोगे रो जी एल साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लेते हैं, वर्टिकल हाइट लेते हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस। करेक्ट है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे। तो ऐसे देखते हैं, और मैंने यहाँ पे PATM नेग्लेक्ट कर दिया, वैसे PATM भी आएगा यहाँ पर, PATM एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए। ठीक है, तो इन्हीं कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन जरा और पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इन तीनों में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सेम था? आंसर इज नो। तो कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन में
कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड इज फिल्ड in all containers, तब बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखो अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भरेंगे तो इसमें कम हाइट होगी, इसमें ज्यादा हाइट होगी और इसमें सबसे ज्यादा हाइट हो जाएगी, तो फिर सी वाले में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तब बराबर नहीं होगा। प्रेशर एट सी विल बी मोर देन प्रेशर एट बी विल बी मोर देन प्रेशर एट ए। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम लिखा है या नहीं, क्योंकि जब इक्वल वॉल्यूम नहीं होगा तभी हाइट सेम होगी, और जब हाइट सेम होगी तब प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पैराडॉक्स लिक्विड। आर्बिट्ररी शेप का वॉल्स है कंटेनर का, जिसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी है। इसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर हाइट तक 100 kg वाटर भरा गया है, नीचे का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और ऊपर का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑन द लिक्विड। ठीक है, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी 10⁵ पास्कल। इसको कैसे करेंगे, इसके एफबीडी को बनाओ, है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स और वॉल्स का फोर्स और mg, ये सब लग रहा होगा। तो वॉल्स का फोर्स किधर लग रहा होगा ये हमें पता नहीं है, तो एक डायरेक्शन मान लो कि सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मैं मान लेता हूं कि ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऊपर की ओर, तो F अप मान लो, ड्यू टू वॉल्स के कारण मान, ठीक है। तो क्या लिखोगे, F डाउन इज इक्वल्स टू F अप। अब डाउन वाला फोर्स क्या है, यहाँ का फोर्स क्या होगा, PATM इंटू एरिया 2 ले लो इसको, और कौन सा फोर्स है, mg प्लस mg। ऊपर का फोर्स क्या है, यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया, तो वहाँ का क्या होगा प्रेशर, शेप चाहे जैसी भी हो, आपको वर्टिकल हाइट लेना होता है, तो वर्टिकल हाइट क्या है 1 मीटर, तो क्या लिखोगे एब्सोल्यूट प्रेशर, तो PATM प्लस रो GH इंटू एरिया 1। ठीक है, तो ये किधर से हो गया, अप से हो गया, तो ये अप वाला फोर्स, ये डाउन वाला फोर्स। लेकिन वॉल्स के कारण भी फोर्स अपवर्ड ही है, F ड्यू टू वॉल्स, तो यही निकालना है आपको। तो बाकी सारे वैल्यूज अगर पता चल जाए तो वो निकल आएगा। तो देखो कैसे होगा, PATM और mg, तो PATM को 10⁵ 1 इंटू 10⁵ इंटू एरिया A2 कितना है 2, ये कितना है 100, तो 100 इंटू 10, mg g वाला 10 मल्टीप्लाई कर दिया, PATM अगेन 10⁵ प्लस 10⁵, क्योंकि ये वाटर है, इंटू 10 इंटू 1। और बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ये एरिया भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, दिस इज 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 इज 1 मीटर स्क्वायर, करेक्ट, सेम टू सेम रहेगा। और F ड्यू टू वॉल्स, अब सभी को सॉल्व कर लो तो F ड्यू टू वॉल्स निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.91 इंटू 10⁵ न्यूटन, दिस इज फोर्स ड्यू टू वॉल्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं, शेप अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब वॉल्स पे जो फोर्सेस हैं और जो बॉटम पे फोर्सेस हैं उनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि यही फोर्स अगर
किसी वॉल्स के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, वॉल्स के बारे में, जैसे अगर शेप इसकी रेगुलर है तो वॉल्स पे फोर्स कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने फोर्स तो निकाल लिया, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर वही है, यहाँ भी प्रेशर वही है, यहाँ भी वही है, हर जगह प्रेशर सेम है, तो आपने निकाल लिया, यहाँ भी प्रेशर सेम है, निकाल लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक प्रेशर का वेरिएशन है, तो इस पर कैसे फोर्स निकालोगे, क्योंकि हर बार वेट गिवन नहीं होगा और वॉल्यूम निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कैसे निकालता है, ठीक है, इसको लिखा। चलो, फोर्स एंड टॉर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ना लेके मैंने डैम ले लिया, तो डैम में जो रिजल्ट आएगा वो कंटेनर में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये वॉल्स ऑफ द डैम है और यहाँ पे लिक्विड को आपने रोक के रखा है ऐसे, ठीक है, ये लिक्विड है। तो ये जो वॉल्स है इसकी हाइट आपने ले रखी है h और इसकी जो विड्थ है, विड्थ वो मैं ले लेता हूँ w, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो प्रेशर अगर डिफरेंट है तो फोर्स भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो, देखते जाओ, इसीलिए प्रेशर वेरिएशन होने के कारण फोर्स भी वेरी करेगा, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रेशर का फोर्स तो परपेंडिकुलर होगा, नो डाउट, बट प्रेशर ही चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा होगा, तो इसीलिए अपन वेरिएशन लेने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का काम करेंगे। तो y से dy ले लो, तो dy एक ऐसा स्ट्रिप निकालो, ऐसे dy बहुत ही पतला है, ये बहुत ही पतला, मैंने बड़ा दिखा दिया, तो ये dy हो गया, ठीक है, ऐसे। अब इसमें मान सकते हो कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ना यहाँ से ऐसे लिक्विड का, ये df, ये परपेंडिकुलर लग रहा होगा और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पतला है। तो चलो, छोटा सा फोर्स क्या होगा, छोटा सा फोर्स यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, मैं PATM नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, PATM नेग्लेक्टेड, ठीक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा रो जी एच, और h के जगह क्या लिखोगे, y, यहाँ का प्रेशर क्या होगा रो जी वाई, क्योंकि अब y डेप्थ नीचे है, सही है, और यहाँ ऑलमोस्ट सेम प्रेशर मान सकते हैं क्योंकि उसकी चौड़ाई बहुत कम ले रखे हैं, dy इज अ वेरी स्मॉल थिकनेस। तो ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ऑफ दिस येलो शेडेड रीजन क्या होगा, dy, इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक, और लंबाई क्या है w, है ना, ये w लेंथ इनटू ब्रेथ, सही है। तो इसको क्या लिख सकते हो, रो जी डब्ल्यू वाई डी वाई, ये हो गया df, क्लियर है। अब देखते हैं इसको, टोटल मुझे निकालना है फोर्स, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट, तो जब y की वैल्यू 0 है तो आप कहाँ पहुंच गए, ऊपर, वहां पे फोर्स 0 है, और F फोर्स कब होगा, जब y की वैल्यू h होगी, है ना, जब y यहाँ से यहाँ तक आ गया, सही है। अब देखो, यहाँ आप लिखोगे फोर्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2, तो रो जी डब्ल्यू वाई स्क्वायर बाई फ्रॉम 0 टू h, तो इसको लिखो जल्दी से, रो जी डब्ल्यू h स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो गया फोर्स। अब मैं इस फोर्स को लर्न कराने के लिए इसके ऑब्जर्वेशन को चेंज करके दिखाता हूँ, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके टोटल एरिया क्या है, जिस फेस में लिक्विड ऐसे लिक्विड लग रहा होगा उस पूरे फेस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हाइट हो गया लेंथ और W हो गया ब्रेथ, इसमें से H और W को हटा, तो W और H को आपने हटा दिया, तो ये क्या बन गया, एरिया, सही है। तो इन दोनों को हटाए तो क्या रह गया यहाँ पे, रो जी एच बाई 2, रो जी एच बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रेशर इनटू, इसको बोलोगे प्रोजेक्टेड एरिया, इज कॉल्ड, इसको
इसको एवरेज फोर्स बोलते हैं, वैसे ये एवरेज फोर्स है, ठीक है। तो एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, व्हाट इज एवरेज प्रेशर, इट इज रो जी एच बाई 2, सिंपल। कब होगा, जब ये वर्टिकल आप देखोगे ऐसे, जहां भी लीनियर वेरिएशन होता है ना उसका एवरेज वैल्यू होता है इनिशियल और फाइनल बाई 2। तो इनिशियल का प्रेशर 0, फाइनल का प्रेशर रो जी एच बाई 2, ये हो गया एवरेज प्रेशर। अब मैं टॉर्क बताऊं, फोर्स निकल गया ना, ये फोर्स है, टोटल फोर्स है, इसको याद कैसे रखोगे, प्रेशर इंटू एरिया। अब ये फोर्स लग कहाँ रहा होगा, उसके लिए आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये जो फोर्स है ना, ये इसको ऐसे, इसको रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो इसके अबाउट निकाल लो, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा, छोटा सा टॉर्क क्या होगा, छोटा सा फोर्स इनटू वर्टिकल हाइट। तो ये वाली हाइट क्या होगी बताओ, आपने y लिया तो ये क्या बना, h माइनस वाई, तो h माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। अब छोटा सा फोर्स क्या है, एलिमेंटल फोर्स ये है, तो रो जी डब्ल्यू इंटू वाई डी वाई, है ना, इंटू वाई डी वाई को मल्टीप्लाई किससे करना है, h माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो जी डब्ल्यू, ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बना h वाई डी वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बना वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से फटाफट, तो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहा, तो इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू h, आपका टोटल टॉर्क निकल आया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नंबर आएगा, देखो जरा, रो जी डब्ल्यू ये बना वाई स्क्वायर बाई 2, h मल्टीप्लाई करोगे तो h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब बाई 2, इसको करो तो y क्यूब बाई 3, लिमिट लगाओगे h हो जाएगा, तो h क्यूब बाई 3, एलसीएम लोगे तो 6, ऊपर सॉल्व करोगे 1, तो आंसर इज रो जी डब्ल्यू एच क्यूब बाई 6, ठीक है। अब मैं फिर से इसमें थोड़ी रीअरेंजमेंट करता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि लग कहाँ रहा था। तो फोर्स क्या आया देखो, तो रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, यहाँ से इसको अलग कर लो, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, ये फोर्स है, इसको इससे अलग किए तो कौन सा टर्म दिखाई दे रहा है आपको इसमें दिखाई दे रहा है h बाई 3। इसका मतलब आप मान सकते हो कि ये जो फोर्स है ये कहाँ लग रहा होगा, एट h बाई 3 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो h बाई 3 हाइट, यहाँ से h बाई 3 हाइट पर आप मान सकते हो कि टोटल फोर्स यहाँ लग रहा था, टोटल एवरेज फोर्स कहाँ लग रहा था, h बाई 3 पे लग रहा था, देख रहे हो, ये 1/3 हाइट है नीचे से, ऊपर से 2/3 है, इसका मतलब ज्यादा रोटेट होने की टेंडेंसी नीचे से दिखाई दे रही है ना, तो ज्यादा गहरा पर अंदर फोर्स लगता है, इसीलिए नीचे बेस जो है वो उसको चौड़ा कर रखते हैं। तो कभी भी वॉल्स जो होता है ना डैम का, वो नीचे चौड़ा रखा जाता है क्योंकि नीचे ही ज्यादा पे प्रेशर के कारण फोर्स आता है, ठीक है, इसलिए 1/3 हाइट पर ही वो रोटेट होने शुरू हो जाएगा, ये टोटल टॉर्क मान सकते हो। तो ये आपको सिंपल रिजल्ट याद रखना है, हर बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखना है, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स। टॉर्क कैसे लिखोगे, h बाई, ये तभी होगा जब स्ट्रेट होगा, तभी ये टॉर्क लिख सकते हो, अदरवाइज आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन फोर्स हमेशा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है, इसको लिख लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस r है। तो इस सिलेंडर में जिसकी रेडियस r है, उसको कितने हाइट तक एक लिक्विड को भरा जाए, कितने हाइट तक लिक्विड को भरा जाए कि बॉटम का फोर्स और वॉल्स, साइड वॉल्स पे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने h हाइट तक भर दिया,
ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं इसको h हाइट भर दिया मैंने, रो लिक्विड का। अब बताओ बॉटम पे फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स ऑन बॉटम should be same as force on the walls according to question। तो बॉटम पे क्या लिखोगे फोर्स, PATM को नेग्लेक्ट करने बोल दिया गया इसमें, मान लो, ठीक है। तो बॉटम पे फोर्स क्या लिखोगे, प्रेशर इस जगह पे हर जगह सेम है इनटू एरिया, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा ना फोर्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रो जी एच प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन वॉल्स पे कैसे लिखेंगे, उस पे लिखते हैं एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया पूरा अगर आप देखो तो प्रोजेक्टेड एरिया कंप्लीट वॉल क्या बनेगा, 2 पाई आर एच, साइड है हो गया ना, कर्व सरफेस एरिया हो गया, राइट। तो एवरेज प्रेशर रो जी एच बाई 2 इंटू 2 पाई आर एच, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब एक एच यहाँ एक एच यहाँ, आर और एच दोनों को काट ले, आर एच कैंसिल हो गया, रो जी, ये भी हो गया कैंसिल। तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ मैं फिर से, रो जी एच बाई 2 इंटू 2 पाई आर एच, दिस शुड बी इक्वल टू रो जी एच इंटू पाई आर, ठीक है। मैंने किसको कट किया, रो जी एच को कट कर दिया, फिर 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, पाई और आर कैंसिल हो गए, पाई और आर कैंसिल हो गए। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है एच, तो यहाँ क्या दिख रहा है आर। इसका मतलब रेडियस के बराबर अगर हाइट भर दो तो बॉटम पे फोर्स और साइड वॉल्स पे फोर्स बराबर लग जाए, ठीक है ना। तो ये सब कंसेप्ट है जिनको आपको याद रखना होता है। और एक पॉइंट समझ लो, मान लो ये कर्व सरफेस है ऐसे, ठीक है ना, कर्व, और इसको आपने यहाँ पे हिंज कर रखा है और इधर लिक्विड है, जैसे मान लो ये आधा सिलेंडर है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉटम पे, या टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी ये आपको बताना है, कितना फोर्स यहाँ पे लगाएं कि ये रुक जाए। इसकी हाइट जो है वो मान लो h है, लिक्विड रो है, ऐसे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो भी प्रेशर का फोर्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा ना। तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा तो वो सारे के सारे फोर्सेस कहाँ से पास हो जाएंगे, तो सारे के सारे फोर्स पास हो जाएंगे सेंटर से। तो सेंटर की तो हिंज किया हुआ है, तो वो उसको रोटेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा ना, सारे फोर्स हिंज से पास हो रहे होंगे, तो रोटेट ही नहीं होगा। तो जब ये रोटेट ही नहीं हो रहा तो आपको रोकने के लिए फोर्स कुछ चाहिए ही नहीं। तो सर लिक्विड फोर्स नहीं लगाएगा क्या, बिल्कुल लगाएगा। तो ये जो हिंज है ना, हिंज भी तो फोर्स लगाएगा, वो इसको रोक रहा होगा, स्टेशनरी पे रख रहा होगा। तो इसीलिए इसको स्टेशनरी में रखने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोटेट भी नहीं करेगा और ट्रांसलेट भी नहीं करेगा। रोटेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सारे फोर्सेस का टॉर्क सेंटर से पास हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये सरफेस कर्व है और हमेशा प्रेशर का फोर्स परपेंडिकुलर होता है, और अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो सरफेस, और अगर ये कर्व सरफेस है तो ये बन गया सेंटर से पास होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, सर्कल पे परपेंडिकुलर होगा तो वो सेंटर से पास होता है। तो हिंज से पास होगा, इसलिए कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रेशर कैसे देखते हैं, फ्लूइड क्या होता है, और प्रेशर का वेरिएशन कैसे देखते हैं। अभी तक मैंने लिक्विड कंटेनर को अनएक्सलेटेड रखा है, इसको मूव नहीं कराया। एक कंसेप्ट और है मैनोमीटर, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैनोमीटर क्या होता है और एक्सेलरेटेड वेसल को कैसे डील करेंगे। फिर बॉयंसी क्या होता है, बॉयंट फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121
799